हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। आज हम लेकर आए हुए हैं पर्यावरण इन्वायरमेंट, जो हमारा LPCBT 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया 2019 में, उस पेपर को हम लेकर आए हुए हैं। क्लियर हुई बात? तो हम पूरे क्वेश्चंस को डिटेल्स में देखेंगे, है ना। भले कितने भी क्वेश्चंस कराएं, बस उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कराएंगे। क्लियर हुआ बात? पहला जो क्वेश्चंस है, और आप लोग बोल रहे हैं सर PDF प्रोवाइड करवाइए, कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं PDF प्रोवाइड करवाइए। मैं क्या करूँगा कि जिस पेज पे मैंने पढ़ाया हुआ है उस पेज को मैं PDF पर डाल दूंगा, अरे उस पेज को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। क्लियर हो गई बात? और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा आज, ठीक है। वहाँ से जा करके टेलीग्राम पर जाइएगा और ये नोट्स ले लीजिएगा। क्लियर हुआ बात? चलिए, पहला जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर, है ना, जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्या वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं? क्या वो कॉपर ऑक्साइड होते हैं? क्या ये सिल्वर ऑक्साइड होते हैं? क्या वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं? है ना। जैसे जीवाश्म ईंधन जब जलाते हैं, है ना, जीवाश्म ईंधन मतलब क्या हो गया आपका? जीवाश्म ईंधन क्या हो गया? जीवाश्म ईंधन का मतलब हो गया आपका, जैसे आपका कोयला हो गया, है ना, तेल हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? जीवाश्म ईंधन में। जीवाश्म ईंधन को जब हम जलाते हैं, ठीक है, जैसे कोयला और तेल को जलाते हैं, तो उसमें क्या उत्सर्जित होती है? कार्बन उत्सर्जित होता है, नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है और सल्फर का ऑक्साइड उत्सर्जित होता है। तो ये जब जब तीनों उत्सर्जित होते हैं तो ये क्या होता है? ये अम्लीय ऑक्साइड होता है। क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड, जिसके कारण अम्लीय वर्षा भी होती है। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो उससे उससे उत्सर्जित होने वाली, है ना, उससे उत्सर्जित में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, और सल्फर के ऑक्साइड SO2, है ना, सल्फर के ऑक्साइड। ये जब सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, है ना, और इनसे क्या होती है? इनसे जो होती है हमारी अम्लीय वर्षा होती है। क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा होती है, जो क्या करता है, जो हमारे पर्यावरण प्रदूषण को, जो हमारे जो जल होता है ना, जल होता है, उसके बाद मृदा होती है ना, तो क्या करती है? उसके संसाधन जितने भी होते हैं, संसाधनों को प्रभावित करती है। क्या करती है? संसाधनों को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। क्लियर हुई बात? अब क्वेश्चन जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जित, अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अम्लीय ऑक्साइड के कौन कौन से मतलब कि वो सोर्स होते हैं। तो अब कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर हुई बात? बिल्कुल। हमारा कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड नहीं होगा, कॉपर ऑक्साइड भी नहीं होगा और क्षारीय ऑक्साइड भी नहीं होगा इसमें। क्लियर? चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है? जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है? बायोडिग्रेडेबल, नॉन रिसाइकलेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्या बोलते हैं? तो देखिए, जैविक प्रक्रिया क्या होती है? ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों से विभाजित होती हैं। एक बात देखिए, जैविक प्रक्रिया हमारी क्या होती है? जैविक प्रक्रिया जैसे एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमारी किससे? बैक्टीरिया के द्वारा, है ना, किसके द्वारा? बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किसके द्वारा? अन्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा, है ना, विभाजित होती है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? जैव निम्नीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैव निम्नीकरण बोलेंगे। जैसे कोई जानवर मर जाता है ना, कोई जानवर मर जाता है तो उसे बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव आकर उसकी बॉडी को खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बिल्कुल। तो वो जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित हो रहा है। इसका मतलब वो किस में विभाजित हो रहा है? जैविक प्रक्रिया द्वारा। क्लियर हो ये बात? तो ये क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल। ऑप्शन नंबर ये नॉन रिसाइक्लिंग ये नहीं होते हैं, रिसाइक्लेबल ये भी नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल ये भी नहीं होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है।
तो जब भी जैविक क्रिया की बात आएगी, और जैविक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे जैविक क्रिया में आपका जैसे जानवर आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, जानवर आ जाएगा। उसके बाद एक जूट होता है ना, जूट होता है, फल होता है ना, सब्जी के छिलके होते हैं, क्या होते हैं, सब्जी के छिलके। तो ये सब सारी चीज़ें जो आपकी आती हैं ये बायोडिग्रेडेबल में आएगा, किस में आएगा, बायोडिग्रेडेबल में। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इसमें नॉन रिसाइक्लेबल मतलब ये होता है कि हम उसे रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। और रिसाइक्लेबल का मतलब होता है उसे रिसाइकिल करके फिर हम दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के क्या है, सोर्स क्या है, इसके सोर्स क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन के सोर्स क्या होते हैं। तो इसमें देखिए जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का क्या होता है, जीवाश्म जो देखिए यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन जो होता है ये ऊर्जा का गैर नवीनीकरण, क्या होता है, गैर नवीनीकरण स्रोत है ना। जैसे आपका कोयला हो गया, क्या हो गया, कोयला हो गया, है ना, कोयला हो गया, तेल हो गया, और प्राकृतिक गैस हो गई, क्या हो गई, और प्राकृतिक गैस हो गई। ये सब किस में आएंगे, नॉन रिन्यूएबल में आएंगे। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस है, ये ख़त्म हो जाने के बाद फिर हम उसे रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जैसे हमारा पवन हुआ, पवन चक्की की जो होती है हमारा रिन्यूएबल, हम उससे कर सकते हैं, तो ये नवीकरणीय में आएगा। जैसे हमारी पवन चक्की हो जाएगी, है ना, पवन चक्की, तो पवन चक्की से हम ऊर्जा तो ले सकते हैं, फिर इसे रिन्यूएबल भी कर सकते हैं। बट अगर हमारा कोयला ख़त्म हो जाए तो उसे फिर हम क्या कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल, मतलब उसे रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं। तेल हुआ, तेल हमारा ख़त्म हो जाए, तो ये सब किसके आते हैं, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। जीवाश्म क्या होता है, जैसे जीवाश्म जो होता है, जैसे जानवर मर गए, पेड़ पौधे जो दब कर मर गए स्थलीय में, उस पर लेयर बाय लेयर बन गई, है ना, पृथ्वी की लेयर बाय लेयर बन गई। बाद में खुदाई के बाद पता चला कि यहाँ तेल है, यहाँ कोयला है, यहाँ पेट्रोल है ना, ये सब सारी चीज़ें क्लियर हुई बात। तो ये जीवाश्म आएंगे। जीवाश्म जो पहले से मर गए हों, सड़ गए हों, गल गए हों, और उसके बाद पेड़ पौधे जितने भी हमारे पृथ्वी के अंदर दबे हैं, उनसे जो हम प्राप्त कर रहे हैं, जो भी वस्तु हम प्राप्त कर रहे हैं, वो जीवाश्म के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और जब उसे हम यूज़ कर रहे हैं, अगर उसे हम ईंधन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये तो कोयला तो निकला जीवाश्म में से, लेकिन हम कोयले को जला करके खाना पकाने और भी अन्य इलेक्ट्रिक बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है, तो ये सब सारी करें तो वो जीवाश्म ईंधन कहलाएगा। क्लियर हो रही बात। तो तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया, तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सप्लेन हो रहा है ना फ्रेंड, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा करिए। जब भी क्वेश्चंस पढ़िए या मॉक टेस्ट लगाइए, तो मॉक टेस्ट या क्वेश्चंस को पढ़ते समय क्या करिए, जो एक्सप्लेनेशन होता है, जैसे जीवाश्म, तो जीवाश्म क्या होता है भाई, फिर उसके बारे में पढ़िए, फिर ऐसे करके पढ़िएगा तो डाउट आपका क्लियर होगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि परिवर्तन के प्रति, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, सब 2019 का क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, सब 2019 का क्वेश्चंस ALP CBT 2, ठीक है। देखिए कह रहा है कि परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को क्या कहते हैं। जैसे परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा होने वाली शारीरिक समायोजन को क्या बोलते हैं। तो शारीरिक समायोजन का मतलब ये होता है कि उसकी परिस्थिति के अनुकूल जो है ना, परिस्थिति के अनुकूल जो उसका समायोजन होता है, तो वही परिस्थिति के अनुकूल जो आपका शारीरिक समायोजन होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, परिस्थिति की अनुकूल बोलते हैं। अगर शारीरिक समायोजन की बात करेगा तो आप क्या बोलिएगा, परिस्थिति अनुकूल इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है। परिस्थिति एवं पारिस्थितिक तंत्र से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिक जो तंत्र है ना, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो एजी टेंसले ने किया था। किसने किया था, एजी टेंसले ने किया था। किसने किया था,
एजी टेंसले ने किया था, इस बात को ध्यान रहे, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है, एजी टेंसले ने किया था, बिल्कुल। एक होता है, एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि खाद्य जो श्रृंखला होता है ना, खाद्य जो श्रृंखला होता है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। पूछता है कि खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है किस दिशा में होता है ना, किस दिशा में होता है। तो आप बोलेंगे एक ही दिशा में होता है। किस में होता है? एक ही दिशा में होता है, ठीक है, किस में होता है? एक ही दिशा में होता है। और एक क्वेश्चंस बनता है इस पे, एक क्वेश्चंस ये बनता है कि आपका प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? क्रियात्मक इकाई है ना। तो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई एक होती है पारिस्थितिक तंत्र होता है। क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र होता है। इस बात को ध्यान रहे। क्लियर होगी बात? ये क्लियर हो रही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिक विज्ञान में ऊर्जा की मापन की इकाई क्या होती है। तो आप कहेंगे पारिस्थितिक विज्ञान में ऊर्जा मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है? इकाई है तो ऊष्मा। क्लियर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली है ना, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होती है। कौन सी ऐसी गैस है? तो आप आंसर क्या देंगे? कौन सी ऐसी गैस है? ये पर्यावरण प्रदूषण का है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी गैस है जो क्या होती है? जहरीली है, गंधहीन है, स्वादहीन है और रंगहीन होती है। तो आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन तो बिल्कुल नहीं होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, है ना। होगा क्या? मेथेन तो हमारी होगी नहीं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इज द वेरी डेंजरस गैसेस हैं, गैस, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यधिक क्या होती है? जहरीली होती है, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, विषैली होती है। जल में अत्यधिक घुलनशील, हवा के बराबर भारी तथा ज्वलनशील गैस है। जल में क्या होती है? बहुत जल्दी डिजॉल्व होती है ना, बहुत जल्दी क्या होती है? घुल जाती है, डिजॉल्व होती है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? ये नीली ज्वाला के साथ जलती है। किसके साथ जलती है? नीली ज्वाला के साथ जलती है। अगर इसको जलाएंगे तो नीला ज्वाला उसमें से आएगा, नीली ज्वाला के साथ जलती है ना। इसका रासायनिक सूत्र हमने बता दिया, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर हो रही बात? तो सबसे जहरीली हमारी गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है। जैसे आप जो व्हीकल्स होते हैं हमारे, जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर होता है, जो हमारा एग्जॉस्ट होता है ना, जहाँ से हमारे गैसें निकलते हैं, जैसे पेट्रोल हमारा बर्न हुआ तो जो एग्जॉस्ट हुआ उसमें से जो हमारी होती है, उसमें से जो हमारा शीशे के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड ही हमारी होती है। बहुत डेंजरस होता है वो, समझ बात आ रही है? वो जो हमारी जो एग्जॉस्ट होता है, जो धुआं निकलता है ना, वो बहुत डेंजरस गैस होती है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही पार्टिकल्स उसमें होते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। इसलिए तो हमारा प्रदूषण हो रहा है काफ़ी तेज। समझ बात आ रही है? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे वो बढ़े, ठीक है। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस रंगहीन, ज्वलनशील और अत्यधिक विषैली गैस है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस रंगहीन, ज्वलनशील और अत्यधिक विषैली गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, मेथेन बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल नहीं, आर्सिन। अब देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ना दे करके आर्सिन दिया हुआ है ना, आर्सिन दिया हुआ है। तो भाई आर्सिन एक अकार्बनिक यौगिक होता है। पहले देखिए आर्सिन क्या होता है। तो आर्सिन क्या होता है? एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? अकार्बनिक यौगिक है ना, अकार्बनिक यौगिक है। आर्सिन क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र लिखना है तो आर्सिन का रासायनिक सूत्र लिख लीजिए। आर्सिन का रासायनिक जो सूत्र होता है AsS3 होता है, AsS3 होता है। ये क्या होती है? रंगहीन, ज्वलनशील और अत्यधिक विषैली गैस है। आर्सिन का प्रयोग कहाँ होता है? तो आर्सिन का प्रयोग जो होता है अर्धचालक, क्या होता है? अर्धचालक में होता है, धातु रिफाइनरी में होता है ना। धातु जहाँ पे मेटल रिफाइनरी होती है, धातु रिफाइनरी उद्योगों में किया जाता है, धातु रिफाइनरी उद्योगों में किया जाता है। और क्रिस्टल निर्माण में, क्रिस्टल जब बनता है, क्रिस्टल के निर्माण में भी, क्रिस्टल जो होता है ना, क्रिस्टल के निर्माण में भी किसका प्रयोग? क्रिस्टल के निर्माण में भी आर्सिन का प्रयोग है ना,
डोपिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है? डोपिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इस बात को ध्यान रहे। तो पहले तो ये पूछ ला, आर्सेन के बारे में पूछ ला, लेकिन आर्सेन का फार्मूला भी पूछ लेगा, AsH3 होता है ना। किसके लिए किया जाता है? ये अर्धचालक धातु रिफाइनरी उद्योगों में किया जाता है। क्रिस्टल का जब निर्माण होता है तो डोपिंग एजेंट के रूप में आर्सेन के गैस का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रहेगा, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वायु प्रदूषण का एक उप समुच्चय जिसे सबसेट है, जो हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करता है। अब देखिए, वायुमंडल का एक जो सबसेट है, जो हमारे वायुमंडल में हर एक जगह मौजूद छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्या करता है? संदर्भित करता है। तो उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं, एरोसोल्स बोलते हैं, या दोमट मिट्टी बोलते हैं। तो एरोसोल्स बोलते हैं, एरोसोल। अब एरोसोल्स क्या होता है ना? ये जो होता है हमारे वायु प्रदूषण होता है। ये क्या होता है? एक वायु में हमारा एक प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। इसमें ये सबसेट होता है, जो ये वायु प्रदूषण होता है, जो हमारे क्या होता है, जो हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट करके हमारे वायु प्रदूषण को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। वायु को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। क्लियर? तो एरोसोल। क्लियर होगी बात? ठीक है, 8वां नंबर देखिए, पर्यावरण के अध्ययन में SPM किसे निर्दिष्ट करता है? तो पर्यावरण के अध्ययन में SPM जो निर्दिष्ट करता है, सल्फर फास्फोरस मैटर, सल्फर पार्टिकुलेट मैटर, सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर, या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? क्या हो जाएगा? सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ये क्या होता है? ये महीन एक जो होता है, ये महीन मतलब छोटा पार्टिकल है ना, महीन धूल कण होता है। क्या होता है? महीन धूल कण होता है। क्या होता है? ये महीन धूल कण होता है, जिसका जो आकार होता है, जो SPM का जो आकार होता है ना आपका, इसका जो आकार होता है, जो हमारी बाल होती हैं, है ना, बालों से भी 30 गुना छोटा होता है। जो हमारी बाल होती हैं उससे क्या होता है? 30 गुना छोटा होता है। ये धूल कण, ये जो धूल कण होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर जो होते हैं, ठीक है, श्वसन से सीधे फेफड़े में पहुंचते हैं। श्वसन से क्या होते हैं? सीधे फेफड़ों में पहुंचते हैं, और फेफड़ों में जब पहुंचते हैं, है ना, तो शरीर को हानिकारक पहुंचाते हैं। फेफड़ों में पहुंचते हैं तो शरीर को क्या करते हैं? शरीर को हानिकारक पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबको पता है, आप जानते भी हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्वों को रेडियम की खोज की थी? है ना, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? आप बताएंगे किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? बताइए, किस वैज्ञानिक ने खोज की कि रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? तो मेरी क्यूरी थी ना, वो मेरी क्यूरी हो जाएगा। एवोगाड्रो नहीं होगा, लुई पास्चर नहीं होगा, है ना, यूलर नहीं होगा। तो मेरी क्यूरी ने क्या खोज किया था? रेडियम की खोज किया था, है ना। कितने में खोज की थी? तो ये दिसंबर, है ना, 1800 कितने की? दिसंबर 1898 में किया था। दिसंबर 1898 में खोज की थी। रेडियम क्या होता है? ये रेडियम एक रासायनिक तत्व होता है ना, जिसको Ra से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Ra से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो परमाणु जो संख्या होता है 88 होता है। क्या होता है? 88 होता है। इसका जो परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है? 88 होता है। क्लियर हुई बात? बिल्कुल। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, जीवित कोशिकाओं में परमाणु को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी DNA को नुकसान पहुंचाता है क्या? जैसे जीवित जो सेल्स होती हैं हमारी, परमाणु को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी DNA को नुकसान भी पहुंचाता है। तो क्या पहुंचाता है? बेंजीन वाष्प नहीं, आयनीकरण विकिरण इज द वेरी डेंजरस बिकॉज डिफेक्ट ऑफ DNA, है ना। क्या होता है कि आयनीकरण विकिरण जीवित कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, जब कोशिकाओं को आयनीकरण विकिरण के संपर्क में लाया जाता है तो जो हमारी सेल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है, उसको क्षति पहुंचाता है ना, क्षति पहुंचाता है, जिससे हमारी क्या होती है? बॉडी डैमेज होती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयनीकरण विकिरण इज द राइट आंसर। तो ये रहा 11 क्वेश्चंस फ्रेंड्स। ठीक है,
3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में आएंगे ही, 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चंस, और आप और भी क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करेंगे और कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, और मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इसके बाद ये आपका जो है हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को कृपया करके सपोर्ट एंड लाइक कीजिए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।